आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। हम सियासत, हालात और वाक़ात पर नज़र रखते हैं, बरसग़ीर से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी ख़बरों पर नज़र रखते हैं। लेकिन एक बार फिर आज हम शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पहली बार किसी खातून को वज़ीर आला बनाया गया है। मरियम नवाज़, ये साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ की बेटी है और बहुत ही मशहूर है पाकिस्तान से बाहर। नवाज़ शरीफ की बेटी को दुनिया जानती है। वो जानने की यूजुअली दो वजूहत होती है, या तो अच्छे के लिए जाना जाता है या बुरे के लिए। लेकिन मरियम नवाज़ को आमतौर पे दुनिया में बुरे के लिए ही जाना जाता है। मरियम नवाज़ के बारे में आमतौर पे पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैकमेलर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर पाकिस्तान के अखबारात, पाकिस्तान के मीडिया को देखा जाए तो मरियम नवाज़ की वो छवि नहीं है। और अब की बार भी जो वो वज़ीर आला पंजाब बनी है तो उसमें एक बार फिर वही फ़ौज का हाथ नज़र आ रहा है, वही फ़ौज जिस फ़ौजी अफसर के साथ उसने शादी भी की है। पाकिस्तान में इमरान खान को फ़िलहाल जेल के अडियाला जेल में ही रखा गया है। और आज पाकिस्तान में अडियाला जेल में ख़बरें हैं कि इमरान खान के साथ टेलीफोनिक राब्ते भी हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो IMF के फंड्स के हवाले से जो इमरान खान ने चिट्ठी लिखने की बात की थी, उसके बाद कहा जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड भी बन रहा है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ईमेल्स के हवाले से रिकॉर्ड बनता जा रहा है। और IMF को जब जो पाकिस्तानी अवाम ने ईमेल्स भेजे हैं, बताया जाता है कि तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक रिकॉर्ड बनेगा। और IMF को फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए जो मदद है, जो पैसा है, वो देने को रोकने के हवाले से ईमेल्स जा रही है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से एक बहरान है। और इस बहरान की मर्द नहीं बल्कि औरतें बहरान जिसे कहें तो वो नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी मरियम शरीफ को ही कहा जाता है। नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ को आज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पे ओहदा हलफ दिलाया गया। ताहम मरियम नवाज़ के मुखालिफ इमरान खान की PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान को पहले आने ही नहीं दिया गया। और उसके बाद जब वो असम्बली में किसी तरह आए और गए, लेकिन वहाँ पे भी उन पे एक दावा बोला गया और यूँ उन्हें बाद में वॉकआउट ही करना पड़ा। और उनका जो मेंबर था, जो मरियम नवाज़ के मुखालिफ था, उसको तो एक वोट देने का मौका भी नहीं मिला। पिछले दिनों 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं और उन इंतखाबात के हवाले से भी दुनिया जानती है कि उन इंतखाबात की इफादियत क्या है। शाम गए, रात 10 बजे तक PTI जीत रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद जो पाकिस्तान में वोट पड़े या वोट डाले गए, फ़ौज की तरफ से जो वोट डाले गए, उन वोटों के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात ना सही लेकिन इक़्तिदार जो है इमरान खान के बजाय जो हकदार पाकिस्तान में माना जाता है, नवाज़ शरीफ के टोले को ही दिया गया। नवाज़ शरीफ का टोला पिछली बार भी इक़्तिदार में था और तब उसे PDM कहा जाता था। बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी यानी पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ के साथ पिछली बार भी थी, अब की बार भी है। तब अब की बार उनकी टर्म्स और कंडीशंस कुछ और हैं, लेकिन दुनिया मानती है, समझती है, जानती है कि अब की बार भी पाकिस्तान के जो टोला, जिसे आमतौर पे लुटेरों का टोला कहा जाता है, वो टोला एक बार फिर पाकिस्तान को लूट के चला जाएगा और पाकिस्तानी अवाम फिर वही चिल्लाती रहेगी। और नाज़रीन, आपको बताते चलें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवाम से ख़िताब भी कर चुके हैं, वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। लेकिन उससे साथ साथ हम आपको बताएं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए के आज 2,000 से ज़्यादा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। आज संग बुनियाद भी रखा, कौम के नाम वक़्फ़ भी किया। और वज़ीर आज़म ने इस तकरीब से ख़िताब करते हुए इसे न्यू इंडिया के काम की सखाफ़त की अलामत भी करार दिया। सरकारी रिलीज में बताया गया कि वज़ीर आज़म ने 1500 सड़कों के पुल और अंडर पासेस का भी संग बुनियाद रखा, इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। ये रोड, ये पुल और अंडरपास 24 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैले हुए हैं। और इन मनसूबों की कुल लागत तकरीबन 21,520 करोड़ रुपये है। और ये प्रोजेक्ट रेल सफ़र की सलाहियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म कौम से ख़िताब करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बाकी मामलात कुछ, और उन मामलात में राजौरी का डांगरी का इलाका। याद होगा पिछले साल 1 जनवरी पर राजौरी के डांगरी में हमला हुआ था, और उसी हमले में अब NIA ने ममनुआ मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा के 3 मफरूद पाक मुकीम हैंडलर समेत 5 मुलजमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। NIA ने इस हवाले से बताया कि ज़िला राजौरी के डांगरी गांव में 1 जनवरी 2023 को हुए हमले के सिलसिले में दर्ज एक मुकदमा जम्मू की तहकीकात के बाद चार्जशीट दाखिल किया गया, और बताया कि चार्जशीट में शामिल 3 अफराद लश्कर तैयबा के हैंडलर्स हैं, जिनकी शिनाख्त सैफुल्ला उर्फ साजिद जट उर्फ अली और अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के नाम से हुई है। जबकि अबू कताल और सुजीत जट पाकिस्तानी शहरी हैं, और सरकार NIA तर्जमान ने बताया कि सैफुल्ला उर्फ साजिद इस वक्त लश्कर तैयबा का आला तरीन कमांडर है। अबू कताल 2003 में हिंदुस्तान आया था और पुंछ राजौरी रेंज में सरगर्म रहा। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे 2 मुलजमान निसार अहमद उर्फ हाजी निसार और मुश्ताक हुसैन उर्फ चाचा हैं, और दोनों लश्कर तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे, और मोड़ा गरसाई मेंढर पुंछ के रिहायशी हैं। और NIA ने अपनी तहकीकात के दौरान बताया कि इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, और तहकीकात के दौरान पता चला कि उन्होंने अबू कताल की हिदायत पर डांगरी के हमले की सारी काम किया था, और इस हमले के बाद तकरीबन 3 माह तक हमलावरों को खुराक, पनागा और दूसरी किस्म की रसद भी फराहम की थी। सरकारी तर्जमान ने बताया कि पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के कमांडरों के साथ वो लोग खुफिया राब्ते के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ोन को बाद में तबाह भी करके उन्होंने शवाहिद को छुपाने की कोशिश की थी, और दाखिल किए गए चार्जशीट में 2 गिरफ्तार मुलजमान और पाक में मुकीम हैंडलर्स पर UAPA एक्ट और IPC के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है, और गिरफ्तार किए गए नाबालिग के खिलाफ हतमी रिपोर्ट बताया गया कि मुनासिब वक्त पर जुवेनाइल जस्टिस को पेश की जाएगी। और नाज़रीन, आपको याद होगा रोशनी स्कीम जम्मू कश्मीर में लागू हुई थी। ये रोशनी स्कीम तब लागू हुई जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी, और जम्मू कश्मीर के तब वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद थे। गुलाम नबी आज़ाद के दौर इक़्तिदार में रोशनी की स्कीम को एक मार्का या एक बड़ा इनकलाबी कदम भी बताया जाता था। लेकिन 2019 के बाद रोशनी के हवाले से कई सवालात उठे, और उन्हीं सवालात में रोशनी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। जम्मू से लेकर कश्मीर तक पहले मुख्तलिफ अदालतों से गुजरने के बाद अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपना फैसला सुनाते हुए आखिरी मोहर भी लगा दी है। जस्टिस MM सुंदरेश और SDVN भट्टी ने पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने तजावुज़ात करने वाले एक शख्स के जरिए रोशनी के दावे को मुस्तरद किया, और अदालत ने उसे हिदायत दी कि वो मौजूदा तारीख तक सूद के साथ ज़मीन की असल कीमत अदा करे। बताया जाता है कि श्रीनगर के गोगजबाग के इलाके में ज़मीन के एक टुकड़े पर J&K हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ ये सरकार की तरफ से दायर SLP में ये हिदायत मंजूर की गई थी। ये मामला तब रोशनी का बताया गया था, और रोशनी के हवाले से तब बताया गया था कि रोशनी बहुत से लोगों को दी गई है। लेकिन इसी रोशनी के पस मंज़र में यह भी बताया गया कि बंदरबांट हुई, इल्ज़ामात बहुत लगे, और साफ जाहिर है हाई प्रोफाइल लोगों के इल्ज़ामात जो लगे वो कहीं न कहीं हक बजानिब और सही भी बताए जा रहे थे, क्योंकि शहर के उन पोश इलाकों में जहां ज़मीन के कनाल की कीमत 5 से 8 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, उसको भी कोड़ियों के दाम रोशनी स्कीम के जरिए नीलाम किया गया था, और लोगों को उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ भी थे। लेकिन अब जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और उसमें बताया है कि 2019 की तारीख तक जो कीमत थी बाजार की, मार्केट की, उस हिसाब से पैसे जो देगा रोशनी एक्ट में तो वही उसका हकदार होगा, और साथ साथ में उसके बाद का सूद भी उसे देना पड़ेगा। तो रोशनी के एक्ट में ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन इस सारे के बीच में अभी एक और सवाल है कि 2019 के आसपास जो श्रीनगर में ज़मीनों की कीमत थी वो मार्केट रेट से करीबन 60% कम रखी गई थी। सरकार ने वो मार्केट से कम रखी थी। यूजुअली श्रीनगर के गोगजबाग वगैरह के इलाके में 5 से 8 करोड़ रुपए में फी कनाल ज़मीन है, और यहाँ पे सरकार ने 70, 60, 40 लाख के आसपास ज़मीन की कीमत रखी है। तो हम लोग ये भी आज बता रहे थे कि मार्केट की रेट के हिसाब से अगर सरकार को पैसे लेने हैं तो आज की मार्केट और ओपन मार्केट में रोशनी की ज़मीन जो अगर बेचनी है तो उसको नीलाम किया जाए, ओपन नीलामी होनी चाहिए ताकि सब इसका हिस्सा ले सके। क्योंकि यहाँ पे तब वाइट कॉलर लोगों ने सरकार के कायदे और कानून इस तरह से बनवाए
कि उसके बाद इन लोगों को, बड़े व्हाइट कॉलर लोगों को फायदा देने की कोशिश की गई। ये तस्वीर का एक रुख। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख आपको बताते चले, और दूसरा रुख है महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती खित्ते पीर पंचाल से लेकर जम्मू तक इन दिनों नजर रखे हुए है, और जम्मू में वो लगातार पार्टी की बेस को बढ़ाने के लिए इकदाम उठा रही है। मीटिंग्स पे मीटिंग्स भी कर रही है, और उसके साथ साथ तेज तरार बयानात भी जारी है। महबूबा मुफ्ती अपने तेज तरार बयानात के लिए जानी जाती है, और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाने के लिए कोई मौका भी नहीं जाने देती है। और आज भी उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि अगर बीजेपी ने किसी ने तनकीद की तो फिर बीजेपी बदले में उस तनकीद करने वालों को हिरासान करने और सजा देने के लिए डिटाई से पासपोर्ट को भी हथियार बनाती है। आपको बताते चले, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का पासपोर्ट का मामला भी हमें देखने को मिला था, और आईसी कार्ड के मनसू करने का भी आज महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि, और ये भी बताया कि गैर कानूनी सफरी पाबंदियां लगा देती है। आज अपने एक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने आतिश तासीर, अशोक स्वेन और नताशा कोल के साथ उनके दर्दनाक तजुर्बे के हवाला देते हुए बताया कि वो उनके इस दर्दनाक तजुर्बे के लिए यकजहती में उनके साथ खड़ी है, जिससे वो सिर्फ इसलिए गुजर रहे कि उनके बयानात जो है वो बीजेपी के नज़रिए से मुतफिक नहीं थे। आपको थोड़ा सा बताते चले, तासीर, आतिश और अशोक स्वेन के बाद अब नताशा कोल जो है वो सुर्खियों में। और नताशा कोल एक कश्मीरी पंडित लड़की है, और वो बैनुल-अक़वामी सतह पे बीजेपी की सही मुखालफत करती रहती है। ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया को अपने हथियार बनाते हुए नताशा कोल जो है वो बीजेपी के खिलाफ महाज खोलती रहती है। और इन दिनों नताशा कोल कहीं यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, और उसके सफरी दस्तावेज़ात के हवाले से सरकार ने जो सवाल उठाए, उन्हीं सवालात के पस मंज़र में महबूबा मुफ्ती ने आज ये ट्वीट भी किया। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। लेकिन आपको बताएं, खबरें हैं, मामलात हैं, सियासत पे बात करनी है। नॉर्थ कश्मीर से सजाद गनी लोन इंतखाबी महाज में आ रहे हैं। ये सब कुछ रहेगा तजारती वक्फे।